वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। इस चैनल में आपको एमसीक्यू के साथ भारतीय भूगोल और भारतीय आधुनिक इतिहास और वीडियो मिलेंगे। हमारे सारे वीडियो में इंग्लिश और हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री हालांकि काफी बड़ा चैप्टर है, पर इसमें हम सिर्फ दो टॉपिक्स पर ध्यान देंगे। एक आपका दिल्ली सल्तनत और दूसरा है आपका मुगल्स, क्योंकि जो गवर्नमेंट एग्जाम में एमसीक्यू होते हैं वो ज्यादातर इन्हीं दो चैप्टर से आते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहला डायनेस्टी आता है वो है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के आपको मामलुक डायनेस्टी भी दे सकते हैं एग्जाम में, या फिर दास डायनेस्टी भी दे सकता है। ये चला था आपका 1206 से 1290 तक। अगर पर्शियन कल्चर में देखा जाए तो स्लेव होते थे वो दो प्रकार के होते थे। एक तो होते थे स्लेव जो घर का काम करते थे या फिर एग्रीकल्चर का काम करते थे, वो होते थे स्लेव, और दूसरे होते थे मामलुक। मामलुक होते थे आपके सोल्जर। जो स्लेव को खरीदा जाता था फॉर डिफेंडिंग द कंट्री या फिर लड़ाई में पार्ट लेते थे, उन्हें कहा जाता था मामलुक। वो भी एक तरीके के स्लेव ही होते थे। तो यहाँ पर जो हम सबसे पहले नाम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भी एक मामलुक थे। और वो किसके मामलुक थे? वो थे मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी आपका इंडिया में उन्होंने इन्वेशन किया था, और इंडिया में इन्वेशन करने के बाद वो अपनी कंट्री वापस चले गए थे। अपनी कंट्री वापस जाने से पहले उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था गवर्नर ऑफ इंडिया। और जितना दिन आप मोहम्मद घोरी जिंदा थे वो थे गवर्नर ऑफ इंडिया। तो जैसे मोहम्मद घोरी चल बसे थे, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया सुल्तान, और ऐसे ही वो बन गए फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। उनका अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लक बख्श भी कहा जाता है। ये आप नाम से याद रख सकते हैं। लक मतलब बहुत और बख्श मतलब डोनेशन। तो लक बख्श नाम से आप याद रख सकते थे कि वो बहुत ज्यादा डोनेशन करते थे और वो बड़े दिल के थे और बहुत मतलब गरीबों की मदद भी करते थे। ही डाइड व्हाइल प्लेइंग चौगन। तो आपने वो मूवी देखा ही होगा, लक्ष्य नाम का एक मूवी था ऋतिक रोशन का। उसमें जो टाइटल सॉन्ग है उसमें ऋतिक रोशन को दिखाया भी जाता है एक चौगन खेलते हुए। चौगन एक तरह का स्पोर्ट्स होता है जिसमें घोड़े पे बैठ के वो पोलो खेलते हैं। तो आप अगर यूट्यूब में भी देखेंगे ये जो चौगन का, जो ऋतिक रोशन का लास्ट में वो पोलो का स्पोर्ट्स खेलता है घोड़े पे बैठ के लक्ष्य मूवी के गाने में, वही है आपका चौगन। देखते हैं अगले स्लाइड में। अगर आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात की जाए तो उन्होंने इंडिया में पहला मस्जिद बनाया था जिसका नाम था आपका कुव्वत उल इस्लाम, और उन्होंने बनाया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और वो जब जिंदा थे वो बनाना चाहते थे कुतुब मीनार, पर वो जब तक जिंदा थे उससे कुतुब मीनार बनने से पहले वो चल बसे थे, और कुतुब मीनार वो बनाना चाहते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि कुतुब मीनार जो बनाया है वो बनाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, और वो अपने लिए नहीं बनाया था, वो बनाया था इन द ऑनर ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आए थे आपके आरम शाह। आरम शाह थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे, और आरम शाह उनके बाद ज्यादा दिन तक नहीं बन पाए थे क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके दामाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद ने उनको हटा दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद थे उन्होंने आरम शाह को मार दिया था और खुद गद्दी पे बैठ गए थे। उनके दामाद का नाम था इल्तुमिश। इल्तुमिश भी सेम आपका मामलुक था। मामलुक मतलब आप लोग पहले मैंने बताया था कि ये स्लेव होते हैं जो एक तरीके से लड़ाई में पार्टिसिपेट करते हैं या लड़ाई में राजा को सपोर्ट करते हैं, दूसरे कंट्री से लड़ाई करते हैं। इल्तुमिश भी सेम था, और उसे कहा जाता है रियल एस्टैब्लिशर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। कि स्लेव डायनेस्टी का जो एक्सपेंशन हुआ था पूरे इंडिया में वो रियल में किया था आपके इल्तुमिश ने। क्योंकि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ मोहम्मद घोरी जहां तक उसने एक्सपेंड किया था इंडिया में, जहां तक इन्वेशन किया था उसने वहीं तक कंट्रोल किया था, पर इंडिया में और भी एक्सटेंड करने का उसने ट्राई नहीं किया था। पर इल्तुमिश ने इंडिया में एक्सटेंड किया था, इसलिए उसे कहा जाता है रियल एस्टैब्लिशर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। वही था स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, और बाद में जाके उसने शादी की थी कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी के साथ, तो वो उसका दामाद भी था और उसका स्लेव भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। जैसा मैंने बताया कि उसने एक्सपेंशन ज्यादा स्टार्ट किया था, तो इसलिए उसने अपना कैपिटल लाहौर से चेंज करके दिल्ली कर दिया था। जब इल्तुमिश बना था राजा तब उसका काफी सारा एक्सपेंशन किया था, इसलिए उसने अपने जो पूरे जगह को है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। जैसे कि आज हम लोग देखेंगे कि स्टेट्स में डिवाइड है, स्टेट्स भी अगर देखें आप परगनास में डिवाइडेड है, तो उसने भी अपने एम्पायर को इक्तास में डिवाइड कर दिया था ताकि रूल करने में उसके लिए आसानी हो। ही वाज द फाउंडर ऑफ तुर्क चहलगानी। अब ये तुर्कानी चहलगानी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूरे चैप्टर में बहुत बार दिखाई देगा, इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। फाउंडर ऑफ तुर्कानी चहलगानी अगर बात की जाए तो इसमें 40 सोल्जर्स थे। जो 40 सोल्जर्स थे वो सभी आपके टर्किश किंगडम के थे, मतलब टर्किश मुस्लिम थे, और दूसरे जगह के मुस्लिम जैसे इंडियन मुस्लिम्स वहां पर एंट्री अलाउड नहीं था। ये तुर्कानी चहलगानी 40 मुस्लिम्स का 40 टर्किश मुस्लिम्स का एक ग्रुप था। ये जो 40 टर्किश मुस्लिम थे ये बहुत ही पावरफुल थे। सोल्जर के जो सोल्जर्स थे, जो आर्मी थे, उनके ऊपर इनका बहुत ज्यादा कंट्रोल था, और ये सब रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो ये सबसे पहले तुर्कानी चहलगानी जो बनाया था ये आपके बनाया था इल्तुमिश ने। इल्तुमिश ने इसको स्टार्ट किया था, और बाद में हम लोग देखेंगे कि तुर्की चहलगानी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और जितना भी रूलर्स होते थे या फिर किंग बनेगा वो सब डिसाइड करते थे तुर्कानी चहलगानी। फिर हम देखेंगे रिफ्यूज टू ग्रांट असाइलम टू जलालुद्दीन मगरबानी एंड सेव इंडिया फ्रॉम मंगोल इन्वेशन। अगर देखा जाए तो उसके टाइम पे सबसे पहले आए थे चेंगिस खान। चेंगिस खान बहुत खतरनाक एक मंगोल इन्वेडर था जिसने ईरान के राजा को जलालुद्दीन मगरबानी को हटा दिया था। अब जलालुद्दीन मगरबानी को जब हटा दिया था उन्होंने चाहता इंडिया में आके रहने के लिए, पर इल्तुमिश ने इस चीज से मना कर दिया था, और इसी तरीके से इंडिया को उससे बचाया था फ्रॉम द मंगोल इन्वेशन। क्योंकि अगर वो जलालुद्दीन मगरबानी को रहने के लिए परमिशन देता तो फिर उसका डायरेक्ट क्लैश हो जाता आपके मंगोल के साथ। उसके टाइम पे दो कॉइन्स बनाए गए थे। पहला जो चांदी का था उसको बोला जाता था टंका, और जो कॉपर के कॉइन थे उन्हें कहा जाता था जितना। अब देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था कुतुब मीनार, वो कंप्लीट किया था यहाँ पर इल्तुमिश ने। कंप्लीटेड कुतुब मीनार। इल्तुमिश के बेटे और बेटी थे, पर उनके जो भी बेटे थे वो बिल्कुल भी काबिल नहीं थे, और उन्होंने ये चाहता कि उनके जाने के बाद उनकी बेटी राजा बन जाए। पर ये जो वहाँ पर मुगल्स है उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। पर्टिकुलरली तुर्कानी चहलगानी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि उनके ऊपर एक महिला कैसे रूल कर सकती है, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती राजा बना दिया था रुकुद्दीन फिरोज शाह। पर रुकुद्दीन फिरोज शाह को बाद में हटा के फिर से सुल्तान बन गई थी आपकी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जैसे कि मैंने बताया कि बेटी थी इल्तुमिश की, और वो इतना ज्यादा कैपेबल थी कि इल्तुमिश भी जब तक जिंदा थे वो चाहते थे कि उनके बाद रजिया सुल्तान ही राजा बने। तो वो राजा बनी थी, और वो पहली फीमेल मुस्लिम लीडर थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, फीमेल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। मुस्लिम लीडर तो उनके काफी थे, पर वो फीमेल मुस्लिम लीडर थी। इसके लिए जितने भी मुस्लिम लीडर थे उनके ईगो हर्ट हो गए थे। जितने भी वहाँ पर तुर्कानी चहलगानी थी या फिर जितने भी दूसरे मुस्लिम नोबल्स है उनके ईगो हर्ट हो गए थे कि कैसे कोई महिला उनके ऊपर रूल कर सकती है। तो अगर देखा जाए रजिया सुल्तान ने जो पर्दा सिस्टम है
चेहरे को पर्दा से ढका जाता था उससे भी मना कर दिया था। वो जब भी कोर्ट में आती थी वो पर्दा सिस्टम तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करती थी और उसके ऊपर से जैसे राजा के पेश पोशाक होते हैं, ड्रेसेस होते हैं, वो सब पहनती थी और हमेशा अपने साथ अपने पिताजी का जो तलवार है उसको कैरी करती थी। तो ये सब से जो नोबल्स थे, मुस्लिम नोबल्स थे, उनको और भी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगा। अगर देखा जाए तो रजिया सुल्तान के पास याकूत थे और याकूत से उनका रिश्ता काफी अच्छा हो गया था, पर याकूत जो थे वो आपके अफगान नहीं थे और इसलिए याकूत के साथ उनका रिलेशन नोबल्स को पसंद नहीं आया। जब नोबल्स को ये पसंद नहीं आया तब रजिया सुल्तान को ये पहले से पता था। रजिया सुल्तान ने अपना पावर और दिखाने के लिए याकूत को एक बहुत ज्यादा हाई पोजीशन दे दिया था, जो कि इससे पहले सिर्फ अफगान के पास था। तो अफगान को ये और भी ज्यादा बुरा लगा था, इसलिए जितने भी नोबल्स थे वहां पर अफगान नोबल्स थे वो सभी राजाओं को भड़काने लगे अगेंस्ट रजिया सुल्तान। तो इसके लिए वो सक्सेसफुल फाइनली हुए थे 1240 में, जब उन्होंने एक राजा को भड़काया था अल्तुनिया, और अल्तुनिया ने ये रेबिलियन स्टार्ट कर दिया था आपके सरहिंद में। जो भटिंडा है आज के टाइम पे, जो भटिंडा है वहां पर अल्तुनिया एक गवर्नर था और उसको भड़का दिया था कि आप रजिया सुल्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए और ये जो रिवोल्ट की लड़ाई होगी इसमें हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। इसके लिए रजिया सुल्तान चली गई थी अल्तुनिया के पास, अल्तुनिया के खिलाफ लड़ाई करने के लिए, और इसके लिए उन्होंने अपने साथ याकूत को लिया था। और जैसा कि आपको पता ही है पूरा किंगडम चाहता था कि रजिया सुल्तान हार जाए इस लड़ाई में, इसलिए रजिया सुल्तान जब वहां पर जा रही थी तब बीच रास्ते में याकूत और रजिया सुल्तान दोनों को पकड़ लिया गया था। याकूत और रजिया सुल्तान को जब पकड़ लिया गया था, याकूत को उसी जगह पे मार दिया गया था और बाकी रजिया सुल्तान को बंदी बना के ले गया था अल्तुनिया के पास, अल्तुनिया के पास ले गया था। बाद में अगर देखा जाए तो रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया का दिल जीत लिया था और अल्तुनिया से डिसाइड कर लिया था कि अल्तुनिया रजिया सुल्तान को हेल्प करेगा कि दिल्ली को वापस जीतने के लिए। और अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में उसके जो यंगर ब्रदर थे, उसके जो भाई थे रजिया सुल्तान थे, ही वाज मेड द किंग इन दिल्ली। तो रजिया सुल्तान जब अल्तुनिया के साथ वापस आ रही थी दिल्ली अटैक करने के लिए, तब रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों को पकड़ लिया गया था और दोनों को उसी वक्त मार दिया गया था। यही है, बोथ ऑफ देम वर किल्ड ऑन देयर वे टू दिल्ली। रजिया सुल्तान का जो छोटा भाई है बैरम शाह, उसको राजा बना दिया गया था। अब बैरम शाह सिर्फ नाम का राजा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तुर्कानी चालगानी की पावर कितनी ज्यादा बढ़ गई थी, और बैरम शाह को आस्ते आस्ते अपना और भी ज्यादा पावर चाहिए था, इसलिए बैरम शाह को मार दिया गया था बाय द सोल्जर्स। अगर सोल्जर्स की बात करें तो मेनली उन्हें मार दिया गया था बाय द तुर्कानी चालगानी। उसके बाद उनके जो ग्रैंडसन है ये उनके बेटे हैं रुकुद्दीन, जो पहले बने थे रजिया सुल्तान के पहले, आपको अगर याद है रुकुद्दीन फिरोज शाह के बेटे थे अलाउद्दीन मसूद शाह, तो उनको बना दिया गया। मसूद शाह आपके बेटे थे रुकुद्दीन के, तो उनको फिर से राजा बना दिया गया था। पर जब देखा गया कि उनको भी पावर चाहिए तो उनको भी हटा के फिर लाया गया था नसरुद्दीन मोहम्मद को। नसरुद्दीन मोहम्मद की बात अगर की जाए तो वो ग्रैंडसन थे इल्तुमिश के पोते थे नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद के राजा बनने के पीछे जो मेन कारण थे वो थे आपके बालबन। जैसा मैंने पहले बताया कि तुर्कानी चालगानी का बहुत ज्यादा पावर था और बालबन आपके तुर्कानी चालगानी के मेंबर थे। बालबन को ये समझ आ गया था कि उनको और भी ज्यादा पावर चाहिए और इसलिए उन्होंने नसरुद्दीन मोहम्मद को राजा बना दिया गया था, जो सिर्फ एक कठपुतली राजा था और बालबन जैसे चाहता था वैसे ही काम होता था। अपनी पावर और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए और नसरुद्दीन मोहम्मद का भरोसा जीतने के लिए उसने अपनी बेटी की शादी दे दी नसीरुद्दीन मोहम्मद से। बाद में जाके बालबन ने नसीरुद्दीन मोहम्मद को मार दिया था और खुद बन गया था सुल्तान। बालबन किल्ड नसीरुद्दीन। जब बालबन को ये पता चला था कि नसीरुद्दीन मोहम्मद का कोई जरूरत नहीं है, अब पावर कंट्रोल सिर्फ एक ही आदमी रोकता है उसका, वो है नसीरुद्दीन मोहम्मद, इसलिए उसने सही समय पे नसीरुद्दीन मोहम्मद को मार दिया था और खुद बन गया था सुल्तान। अब बात करेंगे बालबन के बारे में। बालबन की बात करें तो बालबन सबसे पहले आप जानते हैं कि तुर्कानी चालगानी के हिस्सा थे। नहीं ये पता था कि अगर तुर्कानी चालगानी जितना दिन रहेगा वो जितना भी राजा बन रहा है उन सबको वो कंट्रोल कर रहा है। अगर तुर्कानी चालगानी रह गया तो उसको बालबन को भी बहुत जल्दी ये सुल्तान से हटा दिया जाएगा, इसलिए उसने डिसाइड किया कि तुर्कानी चालगानी को हटाना पड़ेगा। इसलिए तुर्कानी चालगानी के जितने भी मेंबर्स हैं उनको एक एक करके गलत आरोप देके उसने मारना स्टार्ट कर दिया था और ऐसे करके तुर्कानी चालगानी के जितने मेंबर्स थे उनमें से ज्यादातर मेंबर्स को उसने मार दिया था। दे इंट्रोड्यूस सचदा एंड सिस्टम। अब ये तो सिस्टम समझते हैं। अब ये तो पता ही है कि बालबन एक बहुत ही निष्ठुर राजा था और वो अपना पावर हमेशा सबसे ज्यादा दिखाना चाहता था, इसलिए वो अपने कोर्ट में एक नया सिस्टम ले आया था जो था सिजदा ऑन पापोस। सिजदा अगर बोले तो सिर झुका के जो राजा को सलाम किया जाता था उसी को सिजदा कहा जाता था और राजा को पैर को चूमना इसे पापोस कहा जाता था। तो उसने ये नियम बना दिया था कि कोई भी राजा से अगर राजा के कोर्ट में मिलना आएगा तो उसे सबसे पहले उसको सलाम करना होगा और उसको पैरों को चूमना होगा, तभी वो अपना बात स्टार्ट कर सकता। ही स्टार्टेड द पर्शियन फेस्टिवल नाउरोज जो है वो भी स्टार्ट किया था आपके बालबन ने। He excluded all the non-Turks from the administration. एडमिनिस्ट्रेशन में आपके जितने भी नॉन टर्किश मुस्लिम्स थे उनको उसने हटा दिया था। बालबन फिर इवन मोर, अगर बालबन की बात देखा जाए तो बालबन को आपको पता ही है कि कोई शाही खानदान का नहीं था, इसलिए बालबन अपने दूसरे किंगडम से लड़ाई करने से पहले अपना जो पोजीशन है उसको अच्छे तरीके से देखना था। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि बालबन पेड मोर अटेंशन टू सॉलिडिफाइंग हिज रूल रादर देन एक्सपेंशन, फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। जैसा कि आपको पता ही है कि बालबन तो पहले ही पागल था कि वो पावर के लिए बहुत पागल था और वो कोई शाही खानदान का नहीं था, इसलिए उसे बहुत सारे स्ट्रगल देखना पड़ा था और बहुत सारे उसके खिलाफ रेबेलियंस भी हुए थे। उसने फॉलो किया था द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। मतलब ब्लड एंड आयरन मतलब जो नियम होता था वो बहुत ही सख्त नियम होता था। ये नोबेल्स के लिए एक नियम होगा या फिर आम लोगों के लिए दूसरा नियम होगा, ये वो फॉलो नहीं करता था। वो मानता था कोई भी आदमी हो उसके लिए सेम रूल फॉलो होगा और वो सब रूल्स काफी कठोर रखता था ताकि उसके किंगडम के जितने भी रूलर्स है या फिर जितने भी उसके किंगडम के मतलब एसोसिएट्स है वो सब डर के रहे। तो अगर उनके फेमस कोर्टियर की बात की जाए, उनकी कोर्ट में थे आपके अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने ये बात हर वक्त बताया था, जैसा आप देख रहे हैं कि इंडियन मुस्लिम्स को बहुत नीचे तरीके से दिखाया जाता था और सिर्फ जितने ऊपर के पोस्ट सारे जो टर्किश मुस्लिम है उन्हीं को दिया जाता था। तो अमीर खुसरो ऐसे पहले थे जिन्होंने ये बताया था कि वो इंडियन मुस्लिम है और वो बाहर के मुस्लिम नहीं थे। अमीर खुसरो ऐसे पहले थे और उन्होंने आर्ट एंड कल्चर के लिए काफी काम भी किया, वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर ये सोच रहे कि यहाँ पर तो एक्सक्लूडेड नॉन टर्क्स बोला गया, तो अमीर खुसरो कैसे आ गए? यहाँ पर लिखा गया एक्सक्लूडेड नॉन टर्क्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। अमीर खुसरो एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं थे, वो अपने राइटिंग्स और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इंक्लूडेड थे और वहीं पे उन्होंने बोला था कि वो इंडियन मुस्लिम है और कोई टर्किश मुस्लिम नहीं।
उनके बाद अगर देखा जाए, जब बालबन राजा बने थे, वो अपने बेटे को एक रेबेलियन रोकने के लिए भेजे हुए थे। उस रेबेलियन में उनके बेटे चल बसे थे और इसी दुख से वो बालबन भी ज्यादा दिन नहीं जिंदा थे और बालबन भी चल बसे थे। बालबन के मरने के बाद बालबन के जो पोते हैं कायकाबाद, उनको राजा बना दिया गया था। और कायकाबाद एक एबल लीडर नहीं थे और इसलिए कायकाबाद को हटा के कायकाबाद के जो बेटे कायमूर, उसे राजा बना दिया गया था। और कायमूर को बाद में जो उनके मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ वॉर मतलब लड़ाई में जो मिनिस्टर है, जलालुद्दीन खिलजी ने आपका मार दिया था कायमूर को। और जलालुद्दीन खिलजी ने फिर स्टार्ट किया था आपकी खिलजी डायनेस्टी। तो आज का चैप्टर बस यही तक। इसके बाद हम लोग खिलजी डायनेस्टी देखेंगे। अगर आपको वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला हो या फिर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।